पिछले दिनों में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी काफ़ी चर्चा में रही है। लद्दाख, जो कि हमेशा से शांत रहा है, अचानक से वहाँ अशांति फैल गई। हालांकि वो अशांति कायम नहीं है, फिर से वहाँ पर शांति वापस लौट रही है। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर NSA लगा दिया गया। सोनम की सेकमॉल नाम की एक संस्था है जो एक इनोवेटिव स्कूल चलाती है। उसमें ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो पारंपरिक शिक्षा में फिट नहीं बैठते हैं। उस स्कूल का FCRA लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। सोनम वांगचुक, जिसका अर्थ होता है सुंदर शिव। सोनम जो NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियर हैं, वहाँ से डिग्री करने के बाद वो पर्यावरण, शिक्षा और कई और क्षेत्रों में काम करने के लिए वापस लद्दाख आ गए। सोनम ने 9 साल की उम्र तक कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करती। ये चीज़ उन्होंने KBC में एक शो के दौरान बताई थी और इसको बड़ा अच्छा भी बताते हैं कि जिस बच्चे को 9 साल की उम्र तक सिर्फ खेलना, कूदना, पेड़ों पर चढ़ने को मिला हो, उसका बचपना कैसा हो सकता है और उसके आगे का भविष्य कैसा होगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि इसको वो बड़े गर्व के साथ कहते थे। फिर 1987 में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BTech किया। उनके पिता उनको सिविल इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन वो उनके आदेश के खिलाफ गए। पापा ने पढ़ाई का खर्चा देना बंद कर दिया, तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और पूरे इंजीनियरिंग का खर्चा उससे निकाला, खुद से फीस भरी और इंजीनियरिंग की डिग्री ली। 2011 में उन्होंने लद्दाख के सेकमॉल स्कूल की शुरुआत की थी। ये लद्दाख हिल काउंसिल के मेंबर भी रहे, जो लद्दाख विजन डॉक्यूमेंट 2025 पे काम कर रही थी। ये विज़न डॉक्टर मनमोहन सिंह का था। सोनम को इनोवेटर क्यों कहते हैं, ये अगले 1 या 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा। हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बेसिक साइंसेस को यूज़ करके रोज़मर्रा की ऐसी कई दिक्कतें जो वहाँ के लोग झेलते थे, उसका सल्यूशन खोजा, जिसमें कोई मशीनरी का यूज़ नहीं होता है, किसी फ्यूल का यूज़ नहीं होता है और जो पर्यावरण के लिए बड़ा प्रभावी भी है। उनके ये सारे इनोवेशन मेरे हार्ट के बड़े क्लोज हैं, क्योंकि मैं खुद साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। सोनम के अलग अलग इनोवेशंस में सबसे पहले नाम आता है आइस स्तूपा का, जिसको बहुत सारे लोगों ने ज़रूर सुना होगा। आइस स्तूपा या बर्फ़ के स्तूप। लद्दाख के किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जब उन्हें पानी की ज़रूरत होती थी तब उन्हें पानी मिल नहीं पाता था, और जब वहाँ पानी रहता था तब उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं होती थी। नवंबर या दिसंबर का स्टार्टिंग में वहाँ पानी नदियों में बहता रहता था, लेकिन उस समय किसानों को उसकी ज़रूरत नहीं होती थी। फिर वही पानी दिसंबर के लास्ट में या जनवरी में बर्फ़ बन चुका होता था, और जब किसानों को मार्च और अर्ली अप्रैल में बसंत की ऋतु में पानी की ज़रूरत होती थी, तो उस समय तक पानी बर्फ़ बना रहता था। इसका तोड़ निकाला सोनम ने। इंटरमीडिएट का फिजिक्स का एक चैप्टर है सरफेस टेंशन, और इंटरमीडिएट के मैथ्स में कैलकुलस में पढ़ाया जाने वाला मैक्सिमा मिनिमा का एक सिद्धांत है, उसका उन्होंने उपयोग कुछ इस तरह किया। जब नवंबर या दिसंबर में पानी बह रहा होता है, उस समय उन्होंने क्या किया, सिंपल प्रेशर डिफरेंस का यूज़ करके वहाँ एक पाइप लगाया, नीचे लाए पाइप से पानी को और वहाँ नोजल लगा के फव्वारा क्रिएट किया। क्योंकि उस समय टेम्परेचर 0 से नीचे था, तो फव्वारा बनते ही वो छोटे छोटे बूंदों में बदला, अपनी सरफेस एनर्जी उसने छोड़ी और सारी बूंदें बर्फ बनती चली गईं, और इस तरह से एक शंख के आकार का स्तूप तैयार हो गया। ये प्रोटोटाइप सफल तब रहा जब जैसे ही मार्च का लास्ट आया और वहाँ जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, तो वो क्योंकि सरफेस एरिया उसमें ज़्यादा था, तो पानी धीरे धीरे पिघलना शुरू हुआ और आसपास के किसानों को राहत मिलना शुरू हो गया। उनके इस इनोवेशन से वहाँ के किसानों की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो गई। इस आइडिया को इंटरनेशनल लेवल पे भी बड़ी पहचान मिली, जिसपे स्विट्ज़रलैंड गवर्नमेंट ने उनको अपने वहाँ बुलाया टूरिज़्म में आइस स्तूपा या आइस के रेस्टोरेंट डेवलप करने के लिए। वे वहाँ गए, उसका प्रोटोटाइप बनवाया और स्विस गवर्नमेंट के लिए एक अच्छा खासा इनोवेशन लेके आए। उनका दूसरा इनोवेशन है पैसिव सोलर मड बिल्डिंग। बहुत सारी बिल्डिंगें वहाँ पर उन्होंने बनाई, जिसमें खुद उनका स्कूल भी है जो सोलर एनर्जी का यूज़ करता है। यहाँ तक कि उस सोलर एनर्जी का यूज़ करने से जब बाहर का टेम्परेचर -30 डिग्री होता है स्कूल के अंदर, या ऐसी इमारतों के अंदर का टेम्परेचर 25 या 26 डिग्री पे मेंटेन रहता है। तो असल मायनों में वो सबसे बड़े पर्यावरणविद यहाँ साबित हुए, जहाँ उन्होंने किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी तरह के फ्यूल का यूज़ नहीं किया। तीसरे नंबर पर उनका आता है मोबाइल सोलर टेंट। जब उन्होंने वहाँ देखा कि चाइना बॉर्डर की निगरानी के लिए भारतीय जवान जो तैनात रहते हैं, दिन में तो फिर भी ठीक रहता है, लेकिन रात में वहाँ का टेम्परेचर जब काफ़ी गिर जाता है तो उन्हें वहाँ ठंड में रात गुजारनी पड़ती थी। उसके लिए उन्होंने इसी सिद्धांत का उपयोग किया, एक सोलर टेंट बनाया जो दिन में सूरज की गर्मी से एक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है और रात में अंदर का टेम्परेचर 25 या 26 डिग्री पे मेंटेन रहता है। इस सोलर टेंट को कहीं भी ले जाया सकता है, पोर्टेबल है और भारतीय सेना उसका उपयोग कर रही है। चौथा इनोवेशन जो एक सुझाव के रूप में आया था, 2015 में फुकताल नदी एक लैंडस्लाइड की वजह से एक बहुत बड़े लेक में परिवर्तित हो गई थी। वो ऐसा लेक, ऐसा झील जिसका जल स्तर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो बहती हुई नदी थी, ऊपर से ग्लेशियर पिघल रहे थे, वहाँ से पिघल कर पानी आ रहा था। वो समय के साथ एक टाइम बम बन सकती थी।
सरकार उसको बम यूज़ करके उसको उड़ा के पानी को रास्ता देना चाहती थी। सोनम वांगचुक ने उसमें ये सुझाव दिया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम किनारों को धीरे धीरे काट सकते हैं और तुरंत से बचने के लिए इसमें हम प्रेशर डिफरेंस का यूज़ करके, बिना किसी मशीनरी का यूज़ करके, बिना किसी एक्सटर्नल यूज़ के बड़े बड़े पाइप लेके इस पानी को साइफन ऑफ कर सकते हैं, जो नीचे इधर उधर फैलाया जा सकता है और जिससे बहुत बड़ी आपदा से बचा जा सकता। हालांकि उस समय उनके इस सुझाव को लोगों ने इग्नोर कर दिया, उसको बम से उड़ाया गया, जो एक डिजास्टर साबित हुआ। उस बम से उड़ाने के बाद अचानक से पानी चारों तरफ फैल गया, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई और लगभग 12 पुल तबाह हो गए और किसानों के आसपास के खेत और फसल बर्बाद हो गए। अगले ही साल 2016 में सिक्किम की सरकार ने दक्षिण लोनाक झील, जो समय के साथ उसका जलस्तर बढ़ता ही जा रहा था, उसको साइफन ऑफ करने के लिए सोनम और उनकी टीम को बुलाया। वो वहाँ गए, उनकी पूरी टीम गई और लगभग 15 दिनों तक बरसात जाड़ा झेलते हुए साइफन ऑफ करके बड़े बड़े पाइप लगा के उसका जलस्तर उन्होंने कम किया। बहुत ही अच्छा सबक साबित हुआ पिछली घटना ने, जिससे एक नया रास्ता दिया और लोगों को सोचने समझने का और नई चीज़ों को, बेसिक साइंसेस को इस्तेमाल करने का। एक जो पांचवा था, हालांकि उसको कहीं यूज़ नहीं किया गया, जो शायद कम लोगों ने पढ़ा हुआ, वो वीडियो मैंने देखा था जिसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत के सबसे ऊंचे स्थान पर, ज़्यादा नहीं 3 या 4 साल पहले की बात है, जब रोड बना रहा था, उसमें एक पहाड़ को अंदर से काटकर सुरंग बनाकर बाहर निकलना था। बाहर निकलने के बाद कुछ ऐसा था कि कुछ दूर तक सड़क के दोनों तरफ पहाड़ थोड़े थोड़े दिख रहे थे और उससे एक स्लाइडिंग या यूँ कहे कि ढलान जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ था दोनों तरफ। उसका सबसे बड़ा खतरा ये था कि जब वहाँ बर्फबारी होती तो वहाँ का बर्फ़ पिघलकर सड़कों पर आ सकती थी, और इतना नहीं, अगर ज़्यादा बर्फबारी हो तो लैंडस्लाइड आइस स्लाइड की स्थिति में वहाँ आने जाने वाले वाहन मलबे में दब सकते थे। उसके लिए NHAI काफ़ी दूर तक, जहाँ ढलान जैसी स्थिति थी, एक छतनुमा स्ट्रक्चर बना रहा था। उन्होंने इन सब से भी बचने के लिए, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन को अवॉइड करने के लिए एक सिद्धांत दिया कि जो अंडे का शेप होता है उस तरह का एक जालीनुमा स्ट्रक्चर अगर हम बना दें, क्योंकि अंडे का जो स्ट्रक्चर बहुत सारा वेट सह सकता है, कहा उस तरह का अगर स्ट्रक्चर बना रहे तो बर्फ़ कितनी भी पड़े उस स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं होगा और नीचे से गाड़ियाँ गुजर सकती हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि इतने सारे इनोवेशंस जिस आदमी ने दिए हों, उसको इनोवेटर क्यों ना कहा जाए। आखिर लद्दाख में 24 सितंबर को हुआ क्या? 2019 में धारा 370 को ख़त्म करने के बाद जम्मू और कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा गया। 2 अलग अलग राज्य बनाए गए, एक जम्मू और कश्मीर और एक लद्दाख। दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख के लोग बड़े खुश थे और खुद सोनम वांगचुक भी सरकार के बड़े समर्थक थे उसकी। कुछ ही दिनों बाद लद्दाख के लोगों ने लद्दाख को स्टेटहुड देने और इसको 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई, जो आगे भी जारी रही। सोनम वांगचुक ने दिल्ली तक की पैदल यात्रा की, उससे आगे जाकर 35 दिनों तक एक क्रमिक अनशन भी किया, और जब इन सब से बात नहीं बनी तो 24 सितंबर को एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण ही था, लेकिन अचानक से जाने क्यों ऐसा क्या हुआ कि कुछ उसमें उपद्रवी या कुछ लोग उग्र हो गए, सरकारी संपत्तियों को, बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, कोई सरकारी गाड़ी जलाई। उसके बाद वहां के सुरक्षा बलों ने गोलियां चलाई, जिसमें 3 लोगों की जानें चली गई और 35 लोग घायल हो गए। इसके तुरंत ही बाद गृह मंत्रालय के आदेश पर सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया और उन पे NSA लगा दिया गया। सरकार ऐसे किसी भी शख्स को जिसकी किसी भी गतिविधि से, जिसके किसी भी भाषण देश को खतरा हो सकता है, शांति को खतरा हो सकता है, उसको गिरफ्तार कर सकती है, जेल में डाल सकती है, और जिसकी कोई जमानत नहीं होती है। सोनम को मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है। हालांकि अभी तक मैग्सेसे अवार्ड इंडिया में जिन लोगों को भी मिला है, ये सिर्फ मेरा मानना है कि वो अक्सर बाहर में भारत विरोधी बातें ही करते रहते हैं। सोनम की रिहाई के लिए वहाँ के संगठन लगातार सक्रिय हैं और उनकी पत्नी ने राष्ट्रपति मुर्मू से भी रिहाई की अपील की है। तो आपको करना है कि सोनम इनोवेटर हैं या सच में उनसे देश को खतरा है।